तो आज की इस गहरी छानबीन में हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज का मुख्य विषय है वर्तमान भू राजनीतिक माहौल में भारत का दृष्टिकोण। हाँ, और मतलब इस विषय की छानबीन के लिए हमारे पास जो स्रोत है ना, हम्म, उनमें कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक की रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी बयान हैं हम्म। और और बिल्कुल ताज़ा खबरें भी हैं, मार्च 2026 की। बिल्कुल इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकालकर हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता के जरिए काम कर रहा है। सही कहा। और इस मल्टी अलाइनमेंट की नीति के जरिए अलग अलग देशों के बीच एक जटिल संतुलन बना रहा है। पर एक बात क्लियर कर दूं, हाँ, बताइए। हम इस छानबीन में किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। स्रोतों में जो भी दिया है, हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। एकदम सही। तो सबसे पहले सीमा और समुद्री सुरक्षा पर चलते हैं। स्रोतों के अनुसार चीन के साथ हमारी एक तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर रेस चल रही है। वो उनकी 15वीं पंचवर्षीय योजना वाली बात ना? हाँ, वही, जिसके तहत चीन शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए नए हाईवे और कई एयरपोर्ट बना रहा है। ये सीधा सीधा सेना की आवाजाही को तेज करने की तैयारी है। पर देखिए, इस बार हम सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है। इसके सीधे जवाब में भारत ने भी 1840 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे बनाने का काम शुरू कर दिया है। सही कहा, यानी मजबूत आवाजाही का जवाब बराबरी के इंफ्रास्ट्रक्चर से दिया जा रहा है। अच्छा, अब जमीन से समुद्र की तरफ देखें तो लाल सागर का संकट भी उतना ही बड़ा है। वहां स्थिति सच में काफी खराब है। स्रोत बताते हैं कि भारत का लगभग 80% यूरोप जाने वाला निर्यात लाल सागर से ही गुजरता है। तो पोत डिप्लॉय किए गए हैं। यानी हमने सिर्फ कड़ी निंदा नहीं की, वॉरशिप सीधे मैदान में उतार दिए। बिल्कुल, और लंबा सोचते हुए नए विकल्पों पर भी तो जोर दिया जा रहा है, जैसे इमेक कॉरिडोर। हाँ, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। हाँ, ये आने वाले वक्त में काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो एक तरफ नए रास्ते बन रहे हैं, पर दूसरी तरफ हमारी पुरानी निर्भरता का क्या? जैसे रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा है। ये मल्टी अलाइनमेंट का सबसे मुश्किल हिस्सा है। देखिए, भारत आज भी अपने 60% हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है। और S-400 सिस्टम की बात करें तो उसकी डिलीवरी भी तो अब 2026 तक डिले हो गई है। सही पकड़ा। पर संकट के बावजूद ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने सस्ते रूसी तेल के आयात में 600% की वृद्धि की है। 600%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? और साथ ही साथ हथियारों के लिए भारत अब तेजी से यूएस और फ्रांस से खरीदारी कर रहा है ताकि विकल्प बढ़ सके। यानी रिस्क को एक तरह से बैलेंस किया जा रहा है। पर यह बैलेंस कब तक बनेगा, खासतौर पर अगर हम बिल्कुल ताजा स्थिति देखें? आप मार्च 2026 के वेस्ट एशिया संकट की बात कर रहे हैं? एकदम वही। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो बढ़ता सैन्य तनाव है, ऐसे माहौल में प्रैग्मेटिज्म दिखाना आसान तो नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन कड़ी डिप्लोमेसी दिखाई गई है। अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, उसमें फोकस बिल्कुल क्लियर था। अपने लोगों की सुरक्षा। बिल्कुल। और भारत का दृष्टिकोण स्रोतों में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। सही बात है। हर समस्या का हल कूटनीति से ही होना चाहिए। तो अगर इस पूरी छानबीन का निष्कर्ष निकालें तो साफ दिखता है कि भारत अब किसी एक गुट में शामिल नहीं हो रहा है। वो अपनी शर्तों पर सभी से रिश्ते निभा रहा है। वही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पर यहाँ सुनने वालों के लिए एक बहुत रोचक और मैं कहूँगा थोड़ा प्रोवोकेटिव मुद्दा भी सामने आता है। वो क्या? जब आने वाले वक्त में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर हथियारों का आयात कम कर देगा और IMX जैसे नए ग्लोबल कॉरिडोर्स पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे, तो उसकी मल्टी अलाइनमेंट नीति का अगला चरण क्या होगा? एग्जैक्टली। तो क्या तब वो महज एक संतुलन बनाने वाले देश से आगे बढ़कर विश्व निर्धारक शक्ति यानी एक ग्लोबल एजेंडा सेटर बना जाएगा? ये वाकई आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है। और इस सवाल का जवाब आने वाला दशक ही देगा। आज की इस गहरी छानबीन में हमारी तरफ से बस इतना ही। इस विषय पर आगे ध्यान बनाए रखना बेहद दिलचस्प होगा।